दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग प्रस्तावना पे चर्चा करेंगे। प्रस्तावना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं सबका थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आपकी एक समझ विकसित हो जाए और परीक्षा में, भले ही वो पीटी परीक्षा हो या मेंस परीक्षा हो, आप उस हिसाब से अपने उत्तर को लिख सके। आइए शुरू करते हैं। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। 4 मूल तत्व क्या क्या है? तो संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना के संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के अंतर्गत आता है। इसी के लिए बोला गया है प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग से चीज़ों को शुरू करने का मतलब ही है कि भारत में जो संविधान लिखा गया है उसके शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। इसके अलावा भारत की प्रकृति कैसी होगी ये प्रस्तावना में बताया गया है, और प्रकृति के हिसाब से भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर शब्द का यूज किया गया है, उसे पंथ निरपेक्ष पढ़े या धर्म निरपेक्ष पढ़े, लोकतांत्रिक, गणराज्य होगा। ठीक है। तो भारत की प्रकृति कैसी होगी? तो भारत की प्रकृति होगी कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। और संविधान का उद्देश्य क्या है? तो संविधान का उद्देश्य है भारत के नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता व समानता को लागू करना। ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के अंतर्गत निहित है। भारत की प्रकृति कैसी होगी? तो संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य की। और संविधान का ये उद्देश्य है कि भारत के लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करे। ठीक है। संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों को क्यों दिया गया? क्योंकि संविधान सभा में जो लोग थे उन्हें भारत के लोगों के द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजा गया था। ठीक है। अब ये देखिए, प्रस्तावना का जो ये उद्देश्य है, न्याय, समानता और स्वतंत्रता। न्याय, समानता और स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए ही सरकार का गठन होता है। ये ध्यान से समझिएगा कि संविधान का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या क्या है? न्याय, स्वतंत्रता और समानता। इसी को प्राप्त करने के लिए सरकार का गठन होता है। भारत में जो सरकार का गठन होता है वो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। यानी कि संसदीय शासन प्रणाली और साथ में ही संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम विधि बनाना है, कार्यपालिका का काम उस विधि को लागू करवाना है, और न्यायपालिका का काम है कि कोई विधि ऐसा न बन जाए जो लोगों के अधिकारों का हनन करे, तो उस पर रोक व संतुलन का कार्य न्यायपालिका का है। यदि आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं तो पुराना वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें विस्तार से सारी बातें बताई गई है। तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता हमने समझ लिया। क्या है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अलावा भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और ये संघीय शासन प्रणाली में कनाडा मॉडल को अपनाया गया है। जो संघीय शासन प्रणाली तो है, पर उसकी आत्मा जो है ना वो एकात्मक है, यानी कि केंद्र को सशक्त बनाने की कोशिश की गई है भारत के संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत। संघीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या क्या होती है? तो विशेषता ये है कि शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है केंद्र व राज्य के बीच में। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है और संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित की जाती है। तो ये संविधान के उद्देश्य हो गए। संविधान के उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा ये हमने समझ लिया। अब भारत की प्रकृति जो है उसके अनुसार जो ये सरकार बनेगी उसकी ये जिम्मेवारी होगी कि लोगों के मूल अधिकार को सुनिश्चित करे।
और राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो लोगों के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करे, और ये लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए ही डीपीएसपी की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त नागरिकों का कर्तव्य भी सुनिश्चित किया गया है, और नागरिकों का कर्तव्य मूल कर्तव्य के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, और ये चौथा मूल तत्व जो है संविधान लागू होने की तिथि है, और ये तिथि कौन सी है? तो ये है 26 नवंबर 1949। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द सब आए हैं, अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में इसको समझ लेते हैं। तो पहला शब्द आता है संप्रभुता। संप्रभुता के बारे में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। राज्य की परिभाषा जब से दिया जा रहा है तब से ही संप्रभुता की बात हो रही है। संप्रभुता का अर्थ है आप अपने निर्णय लेने में आंतरिक व बाह्य रूप से स्वतंत्र है। किस देश के साथ आपको युद्ध करना है, किस देश के साथ आपको समझौता करना है, ये निर्णय आप स्वयं लेंगे। भारत के अंदर आंतरिक मामलों को आप किस प्रकार से निपटाते हैं, उसका निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इसे ही संप्रभुता कहा गया है। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हमने पिछले वीडियो में और जब इतिहास पढ़ा रहे थे उस समय भी हमने किया था। अगला शब्द आता है समाजवादी। समाजवादी शब्द पहले से नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दो और शब्द भी जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ये ध्यान में रखिएगा, कभी परीक्षा में पूछ लेगा। समाजवादी शब्द, इसकी परिभाषा 1955 में कांग्रेस के द्वारा दी गई थी। ठीक है, 1955 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है आवाड़ी में। ये आवाड़ी अधिवेशन कांग्रेस के समाजवादी विचारधारा को बताता है। ये आवाड़ी कहाँ पे है? तो ये चेन्नई में एक जगह है। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यूएन ढेबर ने की थी। आज तक पूछा तो नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, इसीलिए इसे ज़रा ध्यान में रखिएगा। और इसमें समाजवाद को परिभाषित करते हुए कांग्रेस के इस अधिवेशन में कहा गया था कि समाजवाद का आशय सभी लोगों को जीवन की न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करना, अवसर की समानता और समाज में शोषण एवं विभेदों को समाप्त करते हुए समाज के समाजवादी ढांचे का निर्माण करना है। यही बातें कही गई थी समाजवाद के बारे में। तो आप लोग ध्यान से इसे समझ लीजिएगा और इसे ध्यान में रखिएगा कि समाजवाद के बारे में सबसे पहले कब चर्चा की गई थी। अगला पॉइंट पे आते हैं, वो है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, अंग्रेजी में जो शब्द यूज किया जाता है वो होता है सेकुलर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। धर्म लोगों के व्यक्तिगत आस्था की चीज़ है और उसे व्यक्तिगत रखा जाएगा। राज्य किसी भी धर्म के न तो विरोध में जाएगी और न ही समर्थन में आएगी। लोकतांत्रिक, अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब हम लोग जान रहे हैं पहले से ही, क्या? जनता की सरकार, जनतंत्र। तंत्र मतलब शासन और जन मतलब जनता, लोग। तो लोगों का शासन जो है वही है लोकतांत्रिक। तो ये तो भारत में अपनाया ही गया था। इसके अलावा गणतंत्र होता है। गणतंत्र के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो क्या समझते हैं, एक नॉर्मली समझा जाए तो ये है कि जो सबसे उच्च पद है उस पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है। ठीक है, गणतंत्र का अभिप्राय क्या है कि जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत नहीं है, उसके लिए चुनाव होता है और चुनाव के द्वारा ही उस पद पे भारत का कोई भी नागरिक जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि राजनीतिक संप्रभुता चयनित व्यक्ति के हाथ में है। ठीक है, राजनीतिक संप्रभुता का मतलब आप लोग समझ रहे होइएगा। ज़रा कमेंट करके बताइए कि क्या समझे मतलब। इसका मतलब होता है कि विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। ठीक है, मतलब भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है, वंशानुगत नहीं है। तो यानी कोई विशेषाधिकार नहीं है, विशेषाधिकार वर्ग की
अनुपस्थिति। ठीक है, तो इससे क्या मिलता है, इससे क्या आ रहा है, हम क्या प्राप्त कर रहे हैं गणतंत्र से। लोकतंत्र से तो हम समझ गए कि जनता का शासन आ गया, लेकिन जनता का जो शासन आया थोड़ा विषय से विषयांतर होते हैं। सपोज कीजिए 5 पार्टी चुनाव लड़ती है, किसी एक पार्टी को 25% वोट मिलता है और बाकी पार्टियों को 25% से कम वोट मिलता है, तो 25% वोट मिलने वाला व्यक्ति वाली पार्टी जो है वो सरकार बनाती है। मतलब 75% ऐसे लोग हैं जो इस पार्टी की नीतियों से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोकतांत्रिक जो है ये तानाशाही की तरफ भी चीज़ों को ले जा रहा है, पर ये गणतंत्र जो है ये राजनीतिक संप्रभुता की बात कर रहा है जो एक चयनित व्यक्ति के हाथ में चला गया, और इसी वजह से ये समाजवाद की बात कर रहा है, ये समानता की बात कर रहा है। गणतंत्र होने का मतलब है कि सभी व्यक्ति समान है, सब सर्वोच्च पद पे जाने के लिए भी, ये गणतंत्र का व्यापक मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रस्तावना के कुछ मुख्य शब्द में 3 प्रकार के उद्देश्य की बात की गई है संविधान में। वो क्या क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। ठीक है, तो किस प्रकार के न्याय देने की बात की जा रही है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात की जा रही है। ठीक है, और ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है ये रूसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के, यानी भेदभाव किस आधार पे, जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पे भेदभाव किए बगैर समान व्यवहार किया जाए, उसे ही बोला गया सामाजिक न्याय, और इसके बारे में अनुच्छेद 15 में कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्थिक न्याय के बारे में। आर्थिक न्याय का मतलब है संपदा, आय व संपत्ति के असमानता को दूर करना, इसे आर्थिक न्याय कहा गया। और राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर एक व्यक्ति तक राजनीतिक पहुंच सुनिश्चित किया जा सके, यानी आपके जो नेता है उनसे मिलने के लिए आपको इंतज़ार न करना पड़े। जैसे कोई वीआईपी आदमी वहां जाते हैं, उसी प्रकार से आप भी उनसे जाकर मिल सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। तो ये राजनीतिक न्याय की बात हो गई। इसी वजह से आप देखते होइएगा कि बराबर जनता दरबार लगाया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा या अन्य नेताओं के द्वारा, ताकि लोगों के राजनीतिक पहुंच जो है सो सामान्य लोगों के लिए भी सुनिश्चित किया जा सके। अब आते हैं समता की बात। तो अवसर और प्रतिष्ठा के समता की बात की गई है प्रस्तावना में, और समता के 3 आयाम है। ये 3 आयाम क्या क्या है, तो नागरिक समता, राजनीतिक समता और आर्थिक समता। ठीक है, नागरिक समता या नागरिक समानता कैसे दिया गया है, तो ये मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग मौलिक अधिकार वाले क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा अभी देखते हैं और राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता के अंतर्गत आर्टिकल 325 के अंतर्गत कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता है। तो राजनीतिक समानता जो आती है इसके लिए दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष से ज़्यादा के आयु का है वो मतदान कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है आर्थिक समानता की। आर्थिक समानता के बारे में डीपीएसपी में बोला गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 39 में ये कहा गया है कि महिला व पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार दिया जाएगा, ताकि लोगों की आर्थिक समानता सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता में क्या क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, यानी कि प्रस्तावना प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करवाता है। ठीक है, ये सारे शब्द आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्रता में 5 शब्द आ रहे हैं, समानता में 2 शब्द और न्याय में
3 शब्द आ रहे हैं। न्याय जो है वो रूसी क्रांति से लिया गया है, जबकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये सब जो है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखना पड़ेगा कि बंधुत्व में क्या है कि व्यक्ति व देश की एकता और अखंडता का सम्मान करने की बात की गई है। ये अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ देश शब्द का यूज किया गया है, राष्ट्र का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे राज्य शब्द का यूज नहीं किया गया है। हम लोग हमेशा राज्य शब्द का यूज करते हैं ना, और तब राज्य की परिभाषा देते हैं। ठीक है, कि राज्य होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या क्राइटेरिया है ज़रा कमेंट करके बताइएगा। पर यहाँ पे राष्ट्र शब्द का यूज किया गया है प्रस्तावना में। क्यों? ये इसलिए किया गया है कि राष्ट्र से जो है सो एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक एकता जो है दिखाई देता है। राज्य शब्द का जब यूज होता है तो राज्य शब्द प्रशासनिक एकता के लिए यूज किया जाता है, जबकि राष्ट्र शब्द भावनात्मक एकता के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ एकता और अखंडता की बात हो रही है, देश को जोड़े रखने की बात हो रही है, इसीलिए संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना में राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया, राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इस बारे में मतभेद होता रहता है। तो 2 मेन केस है, इससे संबंधित 2 मेन वाद है, उसे हम लोग देख लेते हैं। एक है बेरूबाड़ी संघ मामला 1960। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूबाड़ी एक जगह है जो पश्चिम बंगाल में है। जब देश का बंटवारा हुआ था तो ये बेरूबाड़ी क्षेत्र, एक थाना जो है, इस थाना को भारत में रखा जाएगा या पाकिस्तान में रखा जाएगा, ये उस समय तय नहीं किया गया था। और बाद में हुआ था कि लोग आपसी सहमति से इसे तय कर लेंगे, और ये हुआ कि बेरूबाड़ी का क्षेत्र दे दिया जाएगा, अभी जो बांग्लादेश है उसको पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। इस बात को लेकर यहाँ के जनता ने विरोध कर दिया, और जनता ने कहा कि ये प्रस्तावना के मूलभूत विशेषताओं का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि प्रस्तावना में सारी शक्ति जनता के भीतर है। तो जनता ये तय करेगी जनमत संग्रह के द्वारा कि बेरूबाड़ी को दिया जाए या न दिया जाए पाकिस्तान में। तब न्यायपालिका ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसे दिया जा सकता है पाकिस्तान को। ये बात हो गई। दूसरा जो महत्वपूर्ण केस है 1973 का केशवानंद भारती वाद, उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और न्यायपालिका ने ये कहा कि संविधान की व्याख्या के लिए प्रस्तावना का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण थी, इसीलिए ज़रा इसे ध्यान में रखिएगा, केशवानंद भारती मामला और बेरूबाड़ी मामला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखिए, के.एम. मुंशी ने एक बात कही थी। के.एम. मुंशी, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा था। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। 2 नाम ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि प्रस्तावना की सारी बातें आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। यदि कोई भी डाउट होगा तो आप लोग प्रश्न करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।